हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आपका स्वागत है जन लगाया यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी पिछले साल एक मूवी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर थी। आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा, भले ही देखा ना हो पर नाम उसका आपने ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स मूवी की, जो कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के से निकालने और उनके उस कश्मीर वैली को छोड़ने के एक अकाउंट पर बेस है, जो कि हाफ एक्चुअलाइज्ड और हाफ फिक्शनाइज्ड है। मतलब कि वो आधी सच है और आधी उसमें फिक्शन है। तो क्यों ना आज हम उस हाफ फिक्शनाइज्ड पार्ट को पूरी तरह से ट्रू करके आपको उस पूरे घटना की पूरी कहानी सुनाएं और बताएं कि कैसे कश्मीरी पंडितों को मजबूरन वो अपने घरों से जबरदस्ती निकाला गया था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट इवेंट्स के बारे में, जो कि है कश्मीरी पंडितों का कश्मीर वैली से पलायन, द कश्मीरी पंडित एक्सोडस। Last year, Kashmir had a population of 1,40,000 Hindus. In the last 6 months, more than 1 lakh Hindus have fled their homes, many with just their clothes on their backs. तो दोस्तों, जो भी कुछ हुआ वो इंस्टिंक्टिव या फिर एकदम से नहीं हुआ था। वो सब कुछ एक छोटे छोटे इवेंट्स मिलकर एक बड़ी सी चीज बन गई। और 1990 में जो भी कुछ हुआ वह किसी एक बड़े इवेंट की वजह से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इवेंट्स एक साथ मिले और उसके साथ एक इतनी बड़ी घटना हुई। तो हमारी इस कहानी की बैक स्टोरी शुरू होती है साल 1975 से, जब सेंटर में इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार थी। वहीं 1975 में ही जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, जो कि पिछले 28 सालों से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और लगातार चल रहे थे। और वो अपने आप में काफी काबिल लीडर थे, जो कि उस समय हिंदू और मुस्लिमों को साथ में लेकर चलना जानते थे। और साल 1975 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर अपना स्पेशल स्टेटस अपने पास ही रख सकता था और आर्टिकल 370 में भी कोई चेंज नहीं किया गया। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल 370 क्या है, तो बेसिकली आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को वो पावर्स देता है जो इंडिया की टेरिटरी में रहते हुए भी एक ऑटोनॉमस स्टेट की तरह काम कर सकता है। और ये पावर्स, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है किसी भी स्टेट के पास होनी चाहिए, पर तब तक उनके पास जम्मू कश्मीर ऐसी पावर्स थी जिससे कि वो अपना खुद का झंडा रख सकते थे, अपने खुद के रूल्स भी सेट कर सकते थे, यहां तक कि वो जब चाहे तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते थे। तो दोस्तों, ये चीज आपको सुनने में जितनी गलत लग रही है, गलत थी भी। और दोस्तों, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को पावर देने का मेन मकसद यही था, जिससे कि 1947 में हुई ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के चलते जम्मू कश्मीर किसी भी तरह से इंडिया का साथ ना छोड़े और इंडियन यूनियन के अंदर बना रहे। पर ये पावर्स अपने आप में जम्मू कश्मीर को अंदर से ही खा रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया के सबसे क्राइम ऑफेंडेड एरियाज में से एक था और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आतंकवादी और मिलिटेंट्स खुलेआम सड़कों पे घूमते थे और पूरी कश्मीरी जनता, भले ही मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनके डर में रहती थी। और जब साल 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन होने वाला था, तो सब लोगों को यही उम्मीद थी कि आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर को मिलने वाली स्पेशल पावर्स को भी उनसे ले लिया जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारी आगे की आने वाली सारी स्टोरी इसी एक घटना से रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के पास ना होता तो आने वाली कोई घटना होती ही नहीं। 1975 में इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन होने के बाद ये मानो कि जो स्टेट अपने आप में वैसे ही इतना क्राइम ऑफेंडेड था, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं रह गई। और साल 1977 में अमनुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने मिलकर द जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF बनाया। और दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिस तरह का इसका नाम सुनने में आपको लग रहा है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि एक मिलिटेंट ग्रुप था जो कश्मीर को इंडिया से और इंडियन टेरिटरी से आजादी दिलाना चाहता था। और दोस्तों, अब आप बातें जोड़ पा रहे हो कि आर्टिकल 370 की वजह से ही ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि आप बाहर किसी स्टेट में सोचिए, आप पंजाब, यूपी या फिर बिहार में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिससे कि आप इंडिया से अलग हो सकें। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर को दी गई स्पेशल पावर्स उनकी खुद की नाश का एक कारण बनी। साल 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद सिचुएशन बद से बदतर हो गई, क्योंकि अभी तक जैसा भी स्टेट चल रहा था, शेख अब्दुल्ला अभी तक दोनों ही रिलीजियस ग्रुप्स में एक हार्मनी बना के चल रहे थे और अपने आप में हिंदू और मुस्लिम साथ में चल रहे थे। पर उनकी डेथ के बाद शेख अब्दुल्ला के बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का CM बनाया गया और उसके बाद तो सिचुएशन इससे बुरी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला अपने आप में काफी काबिल लीडर थे। वहीं
नहीं, फारूक अब्दुल्ला तो अपने पापा के चलते और अपने पापा के नाम अब्दुल्ला नाम पर जाकर सीएम बने थे और उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और साल 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार का सपोर्ट हटने की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार डिसॉल्व कर दी गई और उनके जगह उनके ब्रदर इन लॉ गुलाम शाह, जिन्हें हम गुल शाह भी कहते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो दोस्तों ये पूरी फैमिली अपने आप में सरकार और पावर में म्यूजिकल चेयर्स खेलने में लगी हुई थी और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर आने वाले कुछ टाइम में एक ऐसी टेरिटरी बनने वाली थी जहां पर रहना बहुत ही खतरनाक हो गया था और लॉ एंड ऑर्डर और कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बच गई थी। पुलिस भी अपने आप में बिल्कुल पावरलेस रह गई थी और सेंट्रल पावर का यहाँ पे कंट्रोल तो बिल्कुल था ही नहीं। यहाँ तक कि आप ये मानिए कि जिन कुछ स्टेट्स में सेंटर का बहुत कंट्रोल रहता है स्टेट में, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं था और ये अपने ही अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट में चल रहा था। और दोस्तों कश्मीरी पंडितों के लिए सिचुएशन खराब होना 1984 से गुल शाह की सरकार आने के बाद से शुरू हुआ, क्योंकि साल 1984 में जेकेएलएफ के फाउंडर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी की सजा सुनाने वाले एक हिंदू जज थे जिनका नाम था नीलकंठ गंजू और वह एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और दोस्तों इस छोटी सी घटना ने मानो जलती हुई आग में घी डाल दिया हो, क्योंकि जो सिचुएशन अभी तक शांति से चल रही थी वह रायट्स और दंगों में बदल गई और हिंदू मुस्लिमों में दंगे शुरू हो गए। खास तौर पे मुस्लिमों के बीच ये दंगे इसी वजह से शुरू हुए क्योंकि मकबूल भट्ट को फांसी दी गई और मकबूल भट्ट का अपने आप में इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था। और रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि इन सब दंगों को कराने में मदद और दंगा करने वालों को हथियार आईएसआई यानी कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ने प्रोवाइड किए थे और ट्रेनिंग भी उन्हीं लोगों ने प्रोवाइड की थी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे दो कारण थे, पहला आर्टिकल 370 और दूसरा आईएसआई, क्योंकि आईएसआई हमेशा से चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में हमेशा रायट्स और दंगे होते रहें और शांति की सिचुएशन वहां पे कभी भी ना बने। और साल 1986 में सीएम गुल शाह ने एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाने का ऑर्डर दिया जहां पर हिंदुओं के हिसाब से एक एंशंट हिंदू टेंपल था, यानी कि एक पौराणिक हिंदू मंदिर था। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के बीच प्रोटेस्ट शुरू हो गया। जब हिंदू स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए तब जो दंगे थोड़े दिन के लिए शांत हो रखे थे वो दंगे दोबारा शुरू हो गए, क्योंकि 1986 में उसी वक्त के आसपास राजीव गांधी ने अयोध्या के राम जन्मभूमि में दरवाजे हिंदुओं के पूजा करने के लिए खोल दिए थे और मुस्लिमों का वहां पे जाना बंद हो गया था। और इसी वजह से मुस्लिमों के अंदर एक अलग गुस्सा था इस चीज को लेकर और यही गुस्सा जम्मू कश्मीर में दंगों के रूप में फूटा। और खास तौर पे जब इस बात पर प्रोटेस्ट शुरू हुए कि वहां पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए तो ये चीज और तेजी से शुरू हो गई और इन दंगों में जानबूझ के हिंदू घरों और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें टारगेट करके नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें बहुत से कश्मीरी पंडित नेताओं और कश्मीरी पंडितों की जान भी गई और अनंतनाग और सोपोर जैसे इलाकों में बहुत से मंदिर तबाह कर दिए गए जो कि बहुत ही पुराने मंदिर और बहुत ही पौराणिक मंदिर माने जाते थे, उन्हें भी मुस्लिमों द्वारा तबाह कर दिया गया। और इन राइट्स को देखते हुए गुल शाह की सरकार को उस समय के जम्मू कश्मीर के गवर्नर यानी कि राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने हटाकर फारूक अब्दुल्ला को दोबारा से सीएम बना दिया और जैसे तैसे राइट्स शांत हुए और साल 1987 में होने वाले इलेक्शन को फिक्स किया गया जिससे कि फारूक अब्दुल्ला फिर से पावर में जाए। और ये खबर बाहर आते ही राइट्स जो थोड़े दिन के लिए शांत थे वो दोबारा शुरू हो गए और साथ ही 1989 में पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई ने हिजबुल मुजाहिदीन बनाई। और दोस्तों आपने हिजबुल मुजाहिदीन का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि आए दिन इनकी खबर न्यूज में जरूर आती रहती है और इसका नाम अपने आप में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बहुत ही जरूरी है। और इन राइट्स ने एक कम्युनल टर्न लिया, यानी कि जो राइट्स अभी तक किसी धर्म को लेकर नहीं चल रहे थे अब वह दंगे एक धार्मिक मोड़ ले चुके थे। साथ ही उस साल जेकेएलएफ ने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया और 5 जेकेएलएफ मिलिटेंट्स को फ्री करा लिया। और दोस्तों कहने के लिए भले ही ये किडनैपिंग थी पर यह सब प्लान्ड था और रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद भी इन सब चीजों में शामिल थे और उन आतंकवादियों को फ्री कराने में उनका भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा हाथ था। और साल 1988 से ही कश्मीरी हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए और इन सब हमलों के मेन टारगेट कश्मीरी पंडित थे और इन हमलों का पहला शिकार टीकालाल टपलू जो एक बीजेपी लीडर थे वो बने और वह अपने आप में कश्मीर वैली के एक बहुत ही बड़े हिंदू लीडर माने जाते थे। और मानो कि इस एक हमले से एक टोन सेट हो गई। आने वाले कुछ ही महीनों में नीलकंठ गंजू वो जज जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी उन्हें भी मार दिया गया और एक हिंदू जर्नलिस्ट प्रेमनाथ भट्ट की भी गोली
मारकर हत्या कर दी गई। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये चीजें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये सब चीजें शुरू हुई एक छोटी सी बात को लेकर, थोड़े थोड़े दंगे शुरू हुए और अब ये बात किलिंग्स तक पहुंच चुकी है, और खास तौर पे हिंदुओं की किलिंग, जो कि बिल्कुल भी अपने आप में सही बात नहीं है, क्योंकि ये चीज अगर मुस्लिमों के बीच में शुरू हुई थी तो मुस्लिमों के बीच में ही रहनी चाहिए थी, पर अब इसका टारगेट हिंदू बन चुके हैं और खास तौर पे कश्मीरी पंडित बन चुके हैं। और रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि कश्मीरी पंडितों की एक हिट लिस्ट सर्कुलेशन में थी कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है, और कश्मीरी पंडितों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा था, और इसी वजह से कश्मीरी पंडितों में बहुत ही ज्यादा दहशत और डर का माहौल था। और फिर साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने जगमोहन मल्होत्रा, जिनका की टेन्योर लगभग खत्म हो चुका था जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पे, उन्हें दोबारा से गवर्नर रीअपॉइंट कर दिया, और इसी के साथ उसी दिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, और इस रेजिग्नेशन ने मानो एक चिंगारी सी भड़का दी हो। और इस रेजिग्नेशन के बाद ही 19 जनवरी 1990 की सुबह को ही जगमोहन मल्होत्रा ने स्टेट में गवर्नर्स रूल यानी कि एक तरह से इमरजेंसी का माहौल लगा दिया था, और आई 19 जनवरी की वो रात जो कि इंडियन हिस्ट्री की सबसे डार्केस्ट नाइट्स में से एक है। गवर्नर रूल लगने के पहले ही दिन कश्मीर वैली में कम्युनल और धार्मिक नारे लगने लगे, और कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जाने लगी कि उन्हें कश्मीर वैली छोड़नी होगी, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा या फिर उनका धर्म परिवर्तित कर दिया जाएगा। और एक फेमस नारा रालीबे, सालीबे या गालीबे बोला जाने लगा, जिसका मतलब था या तो मुस्लिम बन जाओ या फिर कश्मीर छोड़ दो, और नहीं तो मारे जाओ। तो दोस्तों ऐसे नारे सुनने के बाद कौन ही कश्मीर में रह सकता है, और जबकि उन हमलों में वो लोग उन कश्मीरी पंडितों की बेटियां उठा ले जाते थे और उनका धर्म परिवर्तित करा देते थे, और जो भी कोई धर्म परिवर्तित करने से मना करता था उसको गोली मार दी जाती थी, और एक बहुत ही दुख भरी और बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी। तो ये सब चीजें देखते देखते ये लोग अपने आप में थक गए, और 19 जनवरी 1990 में लगभग एक ही रात के अंदर अंदर 75,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर वैली को छोड़कर पलायन किया, और आने वाले कुछ हफ्तों में 70,000 और लोगों ने कश्मीर वैली का पलायन किया, और इसमें से मेजॉरिटी कश्मीरी पंडित ही थे। हाँ, इसमें थोड़े कश्मीरी और भी कास्ट के लोग थे, पर इसमें मेनली कश्मीरी पंडितों के ऊपर ही सारा का सारा जुर्म ढाया गया था। और 19 जनवरी की रात को एक ही रात के अंदर अंदर 650 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, और उनके परिवारों के साथ ऐसे जुर्म ढाए गए जिनके बारे में हम यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते, और उन लोगों को मजबूरन कश्मीरी वैली छोड़नी पड़ी। और एक ऐसा इवेंट हुआ जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही काला दिन माना जाता है। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जनवरी का महीना, और साथ ही वो भी 20 जनवरी में लोगों को जबरदस्ती अपने घर से बिना किसी सामान को दिए हुए निकाल दिया गया, उस ठंड में कितने लोगों को कितनी ही तकलीफें हुई होंगी, और उन सब ने कितने मुश्किलों का सामना किया होगा। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम सबको अपना घर कितना प्यारा होता है, हम सब जिंदगी भर कितनी मेहनत करके वो घर बनाते हैं और उसे कितने प्यार से सजाते हैं, पर जब एक ही रात में आपको वो घर छोड़ने को कह दिया जाए और जबरदस्ती उस घर से निकाल दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा आप खुद ही सोचिए। और ऐसा सिर्फ एक या दो परिवार के साथ नहीं हुआ, लगभग 4 से 5 10,000 परिवारों के साथ कश्मीरी पंडितों के यही हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है। और ये सब काम कराने के पीछे यानी कि हिंदू और मुस्लिमों में एक मतभेद बनाने के लिए ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया था, और वो अपने काम करने में सफल हो गया, और बाकी का काम JKLF के मिलिटेंट्स ने कर दिया। JKLF के मिलिटेंट्स ने जानबूझकर हिंदू घरों को टारगेट किया और उनके परिवारों को मार दिया गया। और दोस्तों भले ही ऑफिशियल एस्टिमेट हमें बताते हो किसी 75,000 लोगों ने कश्मीर वैली छोड़ी और सिर्फ 650 लोगों की मौत हुई हो, जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक क्लेम करती हैं कि लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उन 3-4 महीनों के अंदर अंदर कश्मीरी वैली को छोड़ा था, और 4,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से मेजॉरिटी हिंदू और उनमें से भी ज्यादातर कश्मीरी पंडित ही थे। और दोस्तों आज इस घटना को भले ही 33 साल हो गए हों, पर आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर नहीं लौट पाए हैं, और भले ही सिचुएशन उस टाइम से बहुत ही चेंज हो गई हो, पर अभी भी ज्यादातर कश्मीरी पंडित रेफ्यूजी कैंप्स दिल्ली के बाहर या जम्मू के में जो रेफ्यूजी कैंप्स वहीं रह रहे हैं, और कुछ लोग तो अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के बाहर आ गए हैं, और उनमें से अभी भी बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें हैं कि उन्हें अपने घर जाने का मौका जरूर मिलेगा और वो दोबारा अपना वो घर दोबारा देख पाएंगे। पर अभी के लिए जितने भी कश्मीरी पंडितों को उस समय के लिए वहां से भगाया गया था, वो अभी भी किसी न किसी जगह भटक ही रहे हैं, और अपने घर और अपनी जमीन वापस लेने के लिए कोर्ट में हर दिन कुछ ना कुछ पिटीशन डालते हैं, और अक्सर आप देखेंगे तो रोडों पे वो प्रोटेस्ट भी निकालते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई भी बड़ा स्टेप नहीं उठाया गया जिससे कि उन्हें उनके राइट्स और उनके घर वापस मिल सकें।
और बाकी उनके ऊपर क्या गुजरी और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। और आपने अगर मूवी देखी होगी तो आप उसमें जरूर देख के समझ गए होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही माइंड डिस्टर्बिंग चीज है। और आप सोच के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सबको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा रहा होगा। और हालांकि मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2020 को आखिरकार आर्टिकल 370 हटा तो दिया, पर अभी तक ये देखने वाली चीज है कि कश्मीरी पंडित अपने घर कब लौट पाएंगे और कभी लौट भी पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस टॉपिक पर अपने व्यूज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।